गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है चैप्टर 4 हम लोगों ने कल शुरू किया था, जिसका नाम था पादप में जनन की विशिष्ट विधियां। हमारी फर्स्ट यूनिट का ये 4th चैप्टर है, जिसका हम लोग ये सेकंड पार्ट आज देखने वाले हैं और आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ आपकी जो फर्स्ट यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने जो कल देखा था विशिष्ट विधियों को हम लोगों ने अगर देखते हैं तो पहली विधि थी असंजनन, फिर आता है आपके नेक्स्ट अनिषेक बीजता, फिर आएगा आपका सूक्ष्म प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपके एक लास्ट टॉपिक इसमें रहता है बहुभ्रूणता। तो इसके बारे में पढ़ना है। उसमें असंजनन और असंजनन के जो प्रकार है हम कल देख चुके हैं कि पंचानन माहेश्वरी ने कि कौन कौन से प्रकार इसके बताए थे और सामान्य इसके प्रकार जो है हम कैसे पढ़ते हैं असंजनन के। आज हम लोग जो है जो जितना भी इसका रिमाइनिंग पोर्शन बच रहा है इस चैप्टर का वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके सेकंड जो विशिष्ट विधि है जनन की, उसके बारे में। वो है हमारी अनिषेक बीजता। क्या होती है अनिषेक बीजता? वर्ड देखो, अगर इस नाम को ही हम देखते हैं, अ मतलब हमेशा बताती हूँ, मान के चलो एब्सेंट, निषेक मतलब यहाँ निषेचन से है, और बीजता यानी बीज मतलब बीज बनेगा लेकिन बिना निषेचन के बनेगा। आ रही बात समझ में? किस किस से बनता है? बीजांडकाय या अध्यावरण की नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं इनकी कोशिकाओं में? 2n, यानी द्विगुणित अवस्था में होते हैं। फिर भ्रूण कोश की द्विगुणित कोशिका कौन सी होती है? केंद्रकीय ध्रुवीय कोशिका होती है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्या होते हैं? 2n होते हैं कि नहीं होते? तो या फिर भ्रूण कोश जो होता है वो हम लोगों ने कल प्रकार पढ़ा था कि युग्मोद्भिद प्रकार का जो असंजनन होता है उसमें भ्रूण कोश होता है, उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो 2n टाइप की होती है ना। तो 2n जो टाइप का भ्रूण कोश के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम द्विगुणित होते हैं, या फिर जो है इन कोशिकाओं के अंदर या फिर बीजांड अध्यावरण है इनकी कोशिकाओं में क्या होगा? निषेचन नहीं होगा। आ रही बात समझ में? निषेचन नहीं होगा और सीधा क्या डेवलप होगा? भ्रूण बीज, और उससे क्या डेवलप होगा? पादप। तो ये हमारा अनिषेक बीजता का क्या है? एग्जाम्पल। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखने वाले हैं हमारा सूक्ष्म प्रवर्धन, जिसको हम उत्तक प्रवर्धन भी कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके विशिष्ट विधियों के अंतर्गत हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जनन की जो विशिष्ट विधियां हैं उसमें हम लोग सेकंड देख रहे हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक प्रवर्धन क्या चीज है? तो अगर हम इसको देखते हैं तो पादप का कोई भाग ले लिया जाता है। वो भाग कुछ भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल एक कोशिका भी हो सकती है ना, पराग कण भी हो सकता है, ऐसी कोशिका, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोशिका जो होती है पादप कोशिका, उसके अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो उस भित्ति को अगर हम हटा दें तो वो जीव द्रव्य कहलाती है ना। तो जीव द्रव्य और कोई कोशिका, कोई उत्तक, उसका अंग, पत्ती वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट। उस भाग को जो हम जिसके माध्यम से हमें पूरा प्लांट लेना है, बनाना है, उसे हम कहेंगे एक्सप्लांट। आ रही बात समझ? तो पादप का कोई भी भाग लिया जाता है, उसको संवर्धन माध्यम में डाला जाता है, कृत्रिम संवर्धन माध्यम। ठीक है, क्या होता है ये कृत्रिम संवर्धन माध्यम? जो है सुगर, ग्लूकोज, विटामिन, मिनरल्स यानी खनिज और वृद्धि हार्मोन जैसे साइटोकाइनिन, ऑक्सिन आदि डालकर पानी के अंदर एक निश्चित मात्रा में, जितनी अलग अलग पौधों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग देखते हुए उसकी मात्रा ली जाती है और सॉल्यूशन तैयार किया जाता है। उसे हम कहते हैं कृत्रिम संवर्धन माध्यम। तो ये जो प्लांट का एक भाग लिया हमने, सपोज ये कोशिका ली है ना, इस कोशिका को हम बोलेंगे एक्सप्लांट। क्या बोलेंगे? एक्सप्लांट। ठीक है, अब इस एक्सप्लांट को क्या करेंगे? पात्रे संवर्धन कराएंगे। पात्रे संवर्धन का मतलब है इसके अंदर हम लोग क्या भरेंगे? ये हमारा संवर्धन माध्यम। ठीक है, और इस एक्सप्लांट, इस कोशिका के भाग को हम इस पात्रे संवर्धन, या ये जो पात्रे संवर्धन के अंतर्गत जो ये हमको कृत्रिम संवर्धन माध्यम जो दिख रहा है, जो ये केमिकल हमने बनाया है, इसको डाला और इसके अंदर इस एक्सप्लांट को क्या कर दिया? हमने डाल दिया। डालने के बाद देने के ऐसा नहीं हमने इसको छोड़ दिया, हमें वातावरण देना है जीवाणु रहित। ठीक है, यानी उस वातावरण के अंदर जो कीटाणु वगैरह है वो नहीं पाए जाने चाहिए। अब ये एक कोशिका जो इसमें डाली है, क्योंकि इस संवर्धन माध्यम में पोषक तत्व उपस्थित है, ये पोषण लेगी और वृद्धि हार्मोन इस कोशिका को प्रेरित करेंगे क्या करने के लिए? डिवाइड करने के लिए। ठीक है, इस तरह से डिवाइड करेगी। ठीक, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जैसे
ये बना, जो ये कोशिकाओं का समूह बन गया, इसे हम बोलेंगे केलस। क्या बोलेंगे? केलस। आ रही बात समझ में? यानी हमने ये एक्सप्लांट, इस एक्सप्लांट को आप मान सकते हो कि कोई पादप की हमने क्या ली है? कोशिका ली है। ठीक है, जो कोशिका ले लो, चाहे अंग ले लो, चाहे परागकण ले लो, उत्तक ले लो, ये सब को एक सिंपल वर्ड में हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो हम सब में से एक चीज हमको क्या करनी होती है? सेलेक्ट करनी होती है। फिर हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं हम? टेस्ट ट्यूब के अंदर इस एक्सप्लांट या इस कोशिका को हमने डाल दिया। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या डाल रखा था? कृत्रिम संवर्धन माध्यम डाल रखा था। तो ये एक्सप्लांट एक कोशिका को पोषण मिलने पर ये डिवाइड हो गई, और कोशिकाओं का, अविभेदित कोशिकाओं का, मतलब ये कोशिकाओं का पता नहीं है कि कौन सा भाग तना बनाएगी, कौन सा जड़ बनाएगी, तो इस कोशिकाओं के समूह को हमने क्या बोला? कैलस। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है, हम वो सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर वापस हम कृत्रिम संवर्धन माध्यम लेंगे, लेकिन फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम साइटोकाइनिन जो वृद्धि हार्मोन है उसकी मात्रा क्या करेंगे? ज्यादा लेंगे। ठीक है, यानी C इज जो है ग्रेटर देन A, यानी ये जो ऑक्सीन है उसकी जगह C की मात्रा क्या होता है? ज्यादा हम लेंगे। तो याद है वर्ड आपको CA हम बोलते हैं ना, CA साहब, तो वही है, C जो है वो पहले आता है, दैट मीन साइटोकाइनिन की मात्रा हमको फर्स्ट प्रोसेस के अंदर ज्यादा लेनी है और ऑक्सीन की कम लेनी है। आ रही बात समझ में? तो ये वृद्धि हार्मोन के अंदर हमने ऑक्सीन की मात्रा कम कर दी और इस साइटोकाइनिन की ज्यादा कर दी। साइटोकाइनिन जो है वो पौधे में प्ररोह भाग के डेवलपमेंट के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये जो कैलस है, इस तरह से कोशिकाओं का समूह, उससे क्या विकसित होना शुरू हो जाएगा? प्ररोह, मतलब तने वाला जो छोटा सा हिस्सा है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आगे बात समझ में? अब क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग फिर टेस्ट ट्यूब लेंगे। ठीक है, उसके अंदर फिर संवर्धन माध्यम डालेंगे। अब इस संवर्धन माध्यम में पहले हमने किसकी मात्रा ज्यादा ली थी? साइटोकाइनिन की। अब हम लोग क्या करेंगे? ऑक्सीन की मात्रा बढ़ा देंगे और साइटोकाइनिन की क्या कर देंगे? कम कर देंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब क्या होगा? पहले वाला जो प्ररोह युक्त कैलस था हमारा, इस तरीके से, अब क्योंकि ऑक्सीन किसकी वृद्धि के को प्रेरित करता है? मूल। तो यहाँ पर क्या निकलना शुरू हो जाएगी? जड़। तो आप देख रहे हो एक छोटा सा पौधा क्या हो गया है? डेवलप हो गया। ये पूरा प्रोसेस करते समय जो लेमिनार एयर फ्लो बेंच वगैरह होती है, प्रैक्टिकल में हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो लेमिनार एयर फ्लो बेंच जो होती है उसके अंदर रखकर किया जाता है, ऐसा रूम तैयार किया जाता है जिसके अंदर जीवाणु वगैरह इसको इन्फेक्ट नहीं कर सके। तो जीवाणु रहित वातावरण के अंदर इन सब जो आपको टेस्ट ट्यूब वगैरह जो भी हम यूज कर रहे हैं, इनको काफी निर्जमीकृत किया जाता है, मतलब वॉश किया जाता है, हीट किया जाता है भाप के अंदर। जो ऑटोक्लेव और ये लेमिनार एयर फ्लो बेंच होती है, ये जो दो चीजें होती हैं वो जीवाणु रहित वातावरण तैयार करने में लैब में क्या की जाती है? मदद की जाती है। एक तो होता है ऑटोक्लेव और एक होती है लेमिनार बेंच। इसके बारे में हम लोग, इनकी स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे। आपके माइनर एक्सरसाइज में इनके स्ट्रक्चर और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। तो ये जो कैलस हो गया, कैलस जो भी तैयार किया जाता है, तो ये वातावरण जो जीवाणु रहित है वो ऑटोक्लेव और लेमिनार एयरफ्लो बेंच के द्वारा किया जाता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटा सा पौधा आ गया है जिसको हम पादपक के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ पर देख रहे हो। अब इसको यहाँ से निकाल कर किस में डाल दिया जाएगा? मिट्टी के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्या हो गया? नया पौधा विकसित हो गया। इस पादप को कहाँ डाला जाएगा? मिट्टी के अंदर, क्योंकि इसके पास दोनों ही है, जड़ भी और तना। तो ये जो कोशिकाओं का गुच्छा है उससे इसको अलग कर दिया जाता है। हमारी बात समझ? तो एक बार मैं वापस बताऊंगी। तो इस ओवरऑल प्रोसेस से अगर हम इसकी सूक्ष्म प्रवर्धन तो तब कहेंगे जब हम एक कोशिका ले रहे हैं, परागकण, लेकिन हम उत्तक ले रहे हैं, पूरा कोशिकाओं का समूह लेकर एक्सप्लांट के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो उत्तक संवर्धन कहलाएगा। आ रही बात समझ में? तो अब इसके अंदर क्या किया जाता है? एक्सप्लांट को लिया जाता है। एक्सप्लांट यानी उत्तक, परागकण, कोशिका, अंग, कुछ भी हम ले सकते हैं एक्सप्लांट के रूप में। ठीक है, उसको कृत्रिम संवर्धन माध्यम में जीवाणु रहित वातावरण में जीवाणु रहित वातावरण देखकर हम क्या करते हैं? नवोद्भिद पादप जो है वो विकसित करते हैं। ठीक है, नया पौधा विकसित करते। तो इसी तकनीक को हम क्या बोलेंगे? सूक्ष्म प्रवर्धन और उत्तक प्रवर्धन। अब इसको करने के लिए हमने कोशिका या एक्सप्लांट लिया, उसको संवर्धन माध्यम में डाला, ये कोशिका डिवाइड होकर केलस बनाएगी। फिर हमने इस केलस को नए संवर्धन माध्यम में स्थानांतरित किया,
और ऐसा संवर्धन माध्यम लिया हमने जिसके अंदर साइटोकाइनिन की मात्रा क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि साइटोकाइनिन जो है वो प्ररोह भाग को विकास को प्रेरित करता है। तो इसमें इस कैलस से क्या निकलना शुरू हो गया, जो प्ररोह हिस्सा है वो निकलना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमने वापस नया संवर्धन माध्यम बनाया और इसके अंदर हमने साइटोकाइनिन की मात्रा कम कर दी और ऑक्सिन की मात्रा क्या कर दी, बढ़ा दी। ठीक है, ऑक्सिन के बढ़ने से अब क्या क्योंकि ऑक्सिन मूल का विकास को प्रेरित करता है, तो यहाँ पर इससे क्या निकलना शुरू हो जाएगी, जड़ें। तो इस तरीके से एक नया छोटा सा हमको पौधा मिल गया जिसको हम नवोद्भिद पादप कहते हैं, और इसको मिट्टी में लगाने से हमें नया पूरा पौधा क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा। तो ये हमारी टेक्निक है सूक्ष्म प्रवर्धन की। आ गई बात समझ में। अब ये आपके जो विशिष्ट कायिक प्रवर्धन जो है, जड़, तना, पत्ती, ये हम लोग फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं ना, कायिक प्रवर्धन वाला, कि कैसे हम जड़, तना, जो कलम रोपण है और ये सब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा। तो वाला हमको टॉपिक अभी इसमें वापस दोबारा नहीं लेना है। तो विशिष्ट विधियां जनन की तो कंप्लीट हो गई। ये एक टॉपिक लास्ट बनता है बहुभ्रूणता, और इसकी डेफिनेशन और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं, तो वो हम लोग कंप्लीट करेंगे और फिर ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर 4 का जो हमारा लास्ट टॉपिक बचता है वो है बहुभ्रूणता। क्या होती है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बहुभ्रूणता वर्ड को अगर आप तोड़ते हैं, बहु का मतलब होता है एक वचन, बहुवचन, एक में कितना आता है, एक, बहुवचन में हम लोग हिंदी में देखते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे, यानी एक से अधिक, है ना, एक से क्या अधिक। भ्रूणता मतलब भ्रूण का होना। सामान्यतः अगर आप लोग देखते हो, हम लोग अगर देखते हैं तो ये हमारा भ्रूण कोश होता है इस तरीके से। यहाँ पर अंड कोशिका होती है, ये कौन सी कोशिका होती है, सहायक, और ये होती है हमारी अंड कोशिका, और ये होती है यहाँ पर प्रतिमुखी कोशिका। ये होता है अंड कोशिका से प्रथम नर युग्मक मिलता है ना, तब जाके हमारा क्या बनता है, भ्रूण। एक भ्रूण कोश से कितना बनेगा, एक भ्रूण, क्योंकि अंड कोशिका कितनी है, एक, यही होगा। लेकिन यानी अब यहाँ पर इसके चारों तरफ जो बीजांड है वो किस में चेंज होगा, बीज में। तो एक बीज या एक भ्रूण कोश हम लें तो उसके अंदर भ्रूण की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। लेकिन बहुभ्रूणता कह रहे हैं, मतलब एक अंड कोशिका, एक जो अंड कोशिका है या एक बीजांड में जो से जो बीज बन रहा है उसमें एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, भ्रूण पाए जाते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में। एक भ्रूण कोश या हम बोले एक बीज में एक से अधिक भ्रूणों की उपस्थिति का होना बहुभ्रूणता कहलाएगा। अब इसके नेक्स्ट आता है बहुभ्रूणता के कारण क्या हो सकते हैं, या कई बुक्स में इसको प्रकार के रूप में भी दिया रहता है। तो देखो इसके हम लोग जो हमारे बुक में दिए हैं वो चार है। पहला विदलन, दूसरा होता है अंड कोशिका के अतिरिक्त भ्रूण कोश की अन्य कोशिकाओं से भ्रूण का विकास, फिर आता है बीजांड में एक से अधिक भ्रूण कोशों का विकास, और अपस्थानिक बहुभ्रूणता। ये चार इसके कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला लेते हैं हम विदलन बहुभ्रूणता। अब आप देखो यहाँ पर ये जो भ्रूण है इसका विकास कैसे हुआ, ये जो अंड कोशिका थी उसको प्रथम नर युग्मक से मिला, ठीक है, तो क्या बना, युग्मनज। क्या बना, युग्मनज। युग्मनज जब चार कोशिकीय अवस्था में आ जाता है तो इसको हम प्राक भ्रूण कहते हैं। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इस बारे में। क्या बोलते हैं, युग्मनज जो है चार कोशिकीय अवस्था में आ जाता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राक भ्रूण कहेंगे। तो ये सपोज इस युग्मनज में विदलन हो रहा है, ठीक है, विदलन होने का मतलब समसूत्री विभाजन होना। क्या होना, विदलन का क्या मतलब है, समसूत्री विभाजन। अब ये युग्मनज तो क्या है, युग्मनज हमारी एक ही कोशिका है जो किससे मिली है, अंड कोशिका और प्रथम नर जो केंद्रक होता है उसके मिलने से बनी है। अब ये फिर क्या करेगी, समसूत्री विभाजन करेगी। क्या करेगी, समसूत्री विभाजन। तो ये समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चार कोशिकीय अवस्था आएगी, इसे हम क्या कहेंगे, प्राक भ्रूण, है ना। आप लोग भ्रूणीय विकास के अंदर पढ़ चुके हो कि कैसे ये भ्रूणीय विकास होता है। तो अगर सपोज ये जो प्राक भ्रूण है जो चार कोशिका वाला था, ये इस तरह से टूट जाता है,
यानी 4 में से 2 कोशिकाएं इधर चली गई, 2 कोशिकाएं इधर चली गई, तो ये भी एक भ्रूण के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये दूसरा भ्रूण बन गया। तो इस तरीके से कितने भ्रूण बन गए? एक बीज में कितने भ्रूण आ जाएंगे? 2। आ रही बात समझ में? तो इसे ही हम कहते हैं विदलन बहुभ्रूणता। यानी जब समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है? बहुभ्रूणता हो जाती है, यानी भ्रूण होते हैं, बन जाते हैं। इसका एग्जांपल है यूरोपीय भारत के अंदर आपने देखा है, इसके अंदर बहुभ्रूणता होती है, पूरी तरीके से सबसे पहले युग्मक कोशिका में अनियमित विभाजन, ये होना चाहिए एक आगे से अनियमित विभाजन तरीके से। एक पिंड की संरचना बनती है, अब ये पिंड की संरचना कौन से हिस्से में? नीचे वाला निगाह कैसा होता है? ऊपर की तरफ यहाँ पर निभाग की ओर पिंड बना इस तरीके से, ये पिंड आपको बन रहा है ये इस तरीके से। इसका कौन सा हिस्सा? ये बना कैसे? ये हिम्मत की कोशिकाएं और हिम्मत की एक कोशिका में बहुत सारी जाती है विभाजन की, एक संरचना बनती है, पिंड की संरचना कोशिका का गुच्छा बनता है। अब ये निभाग की ओर वाला हिस्सा है ना, यहाँ की कोशिकाएं क्या करेगी? अलग अलग भूमिकाओं से विकसित हो जाती है। आगे बात समझ में, अलग अलग भूमिका करके निर्माण करेगी। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा, ये जो कागज बना है इस तरीके से बनता है, नीचे आपके ऐसे कोशिकाएं होती है इस तरीके से, ये जो कागज बना है इसके अंदर इस तरीके से कलिकाओं का क्या होता है? निर्माण, और ये कलिकाओं की वजह से क्या होता है? एक सारी भूमि बन जाती है। फिर है अतिवृद्धि हो जाती है, अतिवृद्धि जो हमारे भूमि है उस तरीके से अतिवृद्धि में ये इस तरीके से यहाँ पे आप देख लो 3 भूमि है जाते हैं। तो ये अतिवृद्धि के रूप में कलिका निर्माण की वजह से और यूनिवर्सिटी निर्माण होता है, तो ये भारत के अंदर भूमिका आ जाती है। आगे बात समझते हैं अन्य कोशिका की अतिवृद्धि कोशिका अन्य कोशिकाओं से भूमिका। अब देखिए यहाँ पर भूमि निर्माण तरीका होता है अन्य कोशिका से, यहाँ पर अन्य कोशिका का क्या भूमि से करेगा? तो सामने सारे कोशिका देखो ये क्या करेगा? भूमि निर्माण करेगा। तो क्या होता है? इसमें क्या होगा? एक तरीके बनेंगे, आगे बात समझते हैं। तो ये इसकी वजह से क्या होता है? भूमिका आती है। फिर उसके बाद तीसरा है हमारा प्रधान में एक सारी भूमि कोशिका निर्माण। भाई जो भूमि जानते हैं वो मात्र भूमि कोशिकाओं से कितने बनते हैं? 4, लेकिन उसमें से एक सक्रिय रहता है, बाकी 3 क्या होते हैं? नष्ट हो जाते हैं। लेकिन सपोज करो एक नहीं और 2 सक्रिय रहते हैं, 3 नष्ट होते हैं, लेकिन 3 में से क्या हो गया? एक जो है इसकी बजाय 2 सक्रिय हो गए, ये भी एक भूमि कोश बनाएगा और ये भी क्या बनाएगा? एक अलग भूमि कोश बनाएगा। ठीक है, भूमि बीजाणु जब निर्माण होता है, अच्छे से समझना, भूमि बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर, भूमि बीजाणु मात्र कोशिका में और दूसरी विभाजन होता है, कोशिकाएं बनती है 4। ठीक है, 4 बनती है, इसमें 3 होते हैं नष्ट, और एक सक्रिय होता है जो किसका निर्माण करता है? इस भूमि कोश का हमारे भूमि का निर्माण करता है। लेकिन 3 की बजाय अगर 2 सक्रिय रह जाए तो क्या होगा? वो भूमि कोश नहीं बनेगी और प्रत्येक में अपनी कोशिका है, फिर अन्य कोशिका क्या करेगी? कभी 2 भूमि का करेगी, अलग निर्माण करेगी, नहीं होता है। तो ये होता है अन्य कोशिका के सारे कोशिकाओं से बनता है, इसका एग्जांपल है आजमोन का और इसका विज्ञान में एक से भूमि से कितने रंग होता है होता है। इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, तो ये हमारी अस्थायी बहुभूमिका विज्ञान का या अध्ययन की कोशिकाएं जो है वो सक्रिय होकर निर्माण करेगी भूमिका। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे अस्थायी